नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 के लिए। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। 2 महीने का दोस्तों आपके पास समय रह गया है। 30 जून 2024 को आपके एग्जाम को शेड्यूल किया गया है। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज यहाँ पर चल रही है उत्तराखंड एलटी 2024 को लेकर। आज है दोस्तों क्लास नंबर 22, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रतिपादन के बारे में, यानी कि ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इससे पहले हमने दोस्तों शिक्षा के संप्रत्ति के बारे में जाना, शिक्षा के सोर्सेस, उसके अभिकरण यानी कि एजेंसीज। आज हम दोस्तों जानेंगे कि व्हाट इज ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानेंगे टीचिंग क्या है। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। बहुत आसान सी दोस्तों एक डेफिनेशन है, यानी कि टीचिंग इज द नेम ऑफ अ सिचुएशन इन विच वन पर्सन इम्पार्ट नॉलेज टू अनदर पर्सन। अब इसके शब्द से इसके अर्थ को जानते हैं। शिक्षण शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। तो विच मीन्स दैट टीच और टू टीच बेसिकली। अब विभिन्न दर्शन है, इसको अलग अलग स्वरूप में देखते हैं। जैसे कि यथार्थवादी दर्शन है दोस्तों, वो इसको एक व्यवस्थित क्रिया मानते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि ये आपकी एक सिस्टमैटिक एक्शन है। व्यवस्थित क्रिया इसको मानते हैं जिसमें व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया का अनुसरण करता है और नियंत्रण करता है। इसके बाद अगले आते हैं दोस्तों विचारवादी दर्शन। विचारवादी दर्शन ये मानते हैं कि शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति को आत्मानुभूति मिलती है। ये बेसिकली आत्मानुभूति की ओर को बढ़ने में सहायता मिलती है। इसके बाद शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच में होने वाली एक अंतःक्रिया शिक्षण है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो टीचिंग is an interaction between a teacher and a student which result in a change in the behavior of student. So basically शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जब इंटरेक्शन होता है जिसके कारण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो बेसिकली वो जो अंतःक्रिया है वही शिक्षण है। ये शिक्षण की दोस्तों कुछ डेफिनेशंस है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले थॉमस एफ ग्रीन है, कहते हैं शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। यानी कि टीचिंग इज एन इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन एम्ड एट इनहेंसिंग द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर एक्शन। इसके बाद केपी पांडे लिखते हैं कि शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का समन्वित रूप है जिसमें अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक सुप्रयास एवं योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियत अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु उपस्थित सामाजिक पर्यावरण में क्रियाशील होता है। तो बेसिकली इन्होंने माना कि जो टीचिंग है वो इंटीग्रेशन है सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज इन विच टीचर स्विंग इनटू एक्शन बाय इंटरैक्शनल प्रोसेस थ्रू हिज एफर्ट एंड प्लान्स टीचिंग टू अचीव प्री डिटरमाइंड लर्निंग गोल्स इन द प्रिवलेंट एनवायरमेंट। तो केपी पांडे की डेफिनेशन आ सकती है। बीओ स्मिथ क्या कहते हैं कि शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मानते हैं कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। इसके बाद क्लार्क ये मानते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। तो ये भी यही मानते हैं कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो प्रोसेस हम अपनाते हैं वही टीचिंग है। इसके बाद राइबन ये मानते हैं कि शिक्षण एक संबंध है, यानी कि टीचिंग इज अ रिलेशनशिप विच हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हिज पावर, यानी कि विद्यार्थियों को उसकी शक्ति के विकास में सहायता देता है, वह संबंध शिक्षण है। तो राइबन की ये डेफिनेशन। तो ये तो हो गई दोस्तों डेफिनेशन। अब दोस्तों हम जानेंगे कि भैया कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, इसका नेचर क्या है और साथ ही साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, हमें शिक्षण की धारणा, प्रकृति और विशेषताएं को हम यहां पर सिंपल शब्दों में दोस्तों जानेंगे।
सबसे पहले दोस्तों हमने जो उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन के आधार पर ही दोस्तों हमने देखा कि शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। भाई सिंपल सी बात है, इसमें शिक्षक और छात्र आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और तभी ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ठीक, इसके बाद शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग इज अ फेस टू फेस एक्टिविटी, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठकर ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद शिक्षण में बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। बेसिकली शिक्षण बहुत सारी क्रियाओं के मेल से बनता है। ठीक, अब इसमें आप जैसे क्लास में जब जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप निर्देश देते हैं, आप उनको प्रोत्साहन देते हैं, फीडबैक देते हैं, शाम पट का कार्य करते हैं, ठीक है, रिवीजन करवाते हैं, बहुत सारी चीजें आप करवाते हैं। तो शिक्षण क्या है, बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। इसके अलावा शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस या एक्टिविटी, क्योंकि शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षण क्या है, एक सोशल एक्टिविटी या फिर प्रोसेस है। इसके बाद शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के शिक्षण कार्य नहीं होता है। शिक्षण से पूर्व उद्देश्यों का निर्माण होता है और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही टीचिंग का कार्य किया जाता है। इसके बाद शिक्षण का अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है, यानी कि टीचिंग इज एमनेबल टू ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। आप शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से दोस्तों अवलोकन और विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक, और शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में आप वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बाद शिक्षण से संप्रेषण कौशल का विकास होता है, यानी कि टीचिंग से जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप होती है। अब बेसिकली जब शिक्षण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि अध्यापक छात्र के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिससे कि जो शिक्षक है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक, क्योंकि भाषा के माध्यम से कोई भी शिक्षक है वो बच्चे के पास अपना संप्रेषण करता है, तो उससे डेफिनेटली उसका संप्रेषण कौशल का विकास होता है। इसके बाद शिक्षण क्या है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी या फिर प्रोसेस। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक क्या करता है, बच्चों की प्रगति करता है और उसकी विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक, इसके बाद शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। जैसे हमने पहले बताया कि दोस्तों की शिक्षण में कई तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उनको ऑर्गेनाइज तरीके से दोस्तों प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप पाठ्य सामग्री का इसमें यूज करेंगे, शिक्षण विधियों का यूज करेंगे, शिक्षण साधनों का यूज करेंगे, ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। इसके बाद शिक्षण विभिन्न कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आप जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उससे आपके अंदर दोस्तों कई सारी टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। अब विभिन्न टीचिंग कौशल, जो जितने भी आपके शिक्षण कौशल है, उनका दोस्तों आप जब यूज करेंगे तो वो टीचिंग से ही दोस्तों आपका वो चीज डेवलप होगी। तो शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य। जब भी आप दोस्तों क्लास में जब टीचिंग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कौशलों का दोस्तों आप यूज करते हैं, और ये डेवलप कैसे होते हैं दोस्तों, ये आपके शिक्षण कार्य से डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया आप विद्यालय में भी संपन्न करते हैं निश्चित कार्यक्रम के अनुसार, और विद्यालय के बाहर भी आप संपन्न करते हैं। ठीक है, जब विद्यालय के अंदर आप टीचिंग का कार्य कर रहे हैं तो फिर वो फॉर्मल बन जाएगा, और विद्यालय से बाहर अगर आप उस कार्य को कर रहे हैं तो फिर वो अनौपचारिक प्रक्रिया बन जाएगी। इसलिए ये औपचारिक भी है, साथ साथ अनौपचारिक भी है। शिक्षण अनुकूलन से अनुदेशन तक एक क्रमागत चढ़ाव की प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी फ्रॉम कंडीशनिंग टू इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो आप शिक्षण को अनुकूलन से अनुदेशन तक क्रमागत चढ़ाव की प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। इसके बाद शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी आप टीचिंग करते हैं तो उसमें भाषा का दोस्तों जरूर उपयोग होता है। तो शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा का प्रयोग तो दोस्तों इसमें अनिवार्य है। इसके बाद शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है,
यानी कि टीचिंग इज अ रेमेडियल प्रोसेस, क्योंकि शिक्षण के द्वारा ही जो शिक्षक है वो बच्चों की कमजोरियों का निदान करता है, उनका उपचार करता है, ठीक, जिससे कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसके अलावा शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग इज इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड एक्टिविटी। बेसिकली क्या है कि शिक्षण से प्रभाव पड़ता है, ठीक, तो शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। बेसिकली क्या है भाई, शिक्षण से किसको प्रभाव पड़ेगा, छात्रों को प्रभाव पड़ेगा। जब एक शिक्षक है बच्चों को के सामने जब अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेगा भाषणों के माध्यम से, तो जो छात्र हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं उससे, ठीक। इसके बाद शिक्षण एक परिवर्तनशील क्रिया है, यानी कि टीचिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। अब समय और परिस्थिति के अनुसार जो शिक्षण है उसमें भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद शिक्षण एक तर्क सम्मत प्रक्रिया है। तर्क सम्मत प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि टीचिंग इज अ लॉजिकल एक्टिविटी। अब जब भी आप शिक्षण कार्य करते हैं तो दोस्तों उसमें तार्किक प्रक्रिया का बहुत महत्व होता है। तार्किक प्रक्रिया में जैसे कि आप विश्लेषण करते हैं, ठीक है, परिभाषा देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये सभी प्रक्रिया दोस्तों आपकी तर्क सम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इसके बाद शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण इज अ डेवलपमेंटल एक्टिविटी, क्योंकि शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार में आप लगातार परिवर्तन करते हैं, उनका लगातार विकास करते हैं, उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है उनके ज्ञान में। तो इसलिए दोस्तों ये क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। अब जो बीएस ब्लूम थे, इनके द्वारा दोस्तों शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, और इन्होंने माना है कि इसमें शिक्षण उद्देश्य है, इसके अलावा अधिगम अनुभव है तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन है। तीन इन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस दोस्तों में माना है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण के द्वारा गाइडेंस दिया जाता है, ठीक, क्योंकि हम जब निर्देशन देते हैं तो विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हैं, ठीक, और उनको समस्याओं के समाधान करने योग्य बनाया जाता है, ठीक। इसके बाद शिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। शिक्षण की प्रक्रिया से बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक। इसके बाद शिक्षण एक कला भी है और साथ साथ विज्ञान भी। तो शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी। तो ये दोस्तों है शिक्षण की धारणा और उसकी प्रकृति। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुदेशन के बारे में, यानी कि इंस्ट्रक्शन। तो अनुदेशन दोस्तों क्या है? अनुदेशन बालक को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता करता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन हेल्प द चाइल्ड टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप हिज इंटेलिजेंस। बेसिकली इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि बालक को अपने तरह से निर्देश देना है और उस निर्देश का बालक ने पालन करना है। उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों उसने क्या करनी है, बुक्स को पढ़ना है, विभिन्न सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो बालक शिक्षक से जो कुछ सुनता है और उसके निर्देश के अनुसार पुस्तकों और विभिन्न विषयों को पढ़ता है, यही दोस्तों आपका क्या है, अनुदेशन है। अनुदेशन में आपने बेसिकली क्या है, तथ्यात्मक सूचनाएं या ज्ञान छात्र को प्रदान करना है, इंस्ट्रक्शन देने हैं उनको, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो संबंध है वो बालक के ज्ञानात्मक पक्ष से है, बाकी अन्य पक्ष से नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो अनुदेशन है उसकी जो थोड़ा धारणा है दोस्तों वो संकुचित है, ठीक। सो अनुदेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक। सो यहाँ पर अनुदेशन का सी से सादरी है, इनके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। ज्ञान तथ्यात्मक सूचना प्राप्त शिक्षा का एक आवश्यक अंग है और अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो इस ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। तो बेसिकली acquisition of knowledge, that is a factual information, is another important aspect of education, and instruction is the process which help in acquisitions of such knowledge. अनुदेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक बच्चे को विभिन्न विषयों से संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द टीचर प्रोवाइड नॉलेज रिलेटेड टू वेरियस सब्जेक्ट टू द चाइल्ड। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो अनुदेशन है उसका अर्थ क्या है, अर्थ सिंपल सा ये है कि
अध्यापक से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो विभिन्न विषयों की सूचनाएं छात्रों को प्रदान करें और छात्र उनको याद करें और साथ ही साथ परीक्षाओं को पास करें। ठीक है, हालांकि दोस्तों इसमें अभी थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुई है, समय के संग संग काफी इसमें बदलाव आए हैं, लेकिन अगर आप अनुदेशन को समझे में तो अनुदेशन का सही मायने में यही अर्थ होता है। ठीक, लेकिन फिलहाल क्रमबद्ध तरीके से अनुदेशन को भी दोस्तों मॉडिफाइड किया गया है, जिससे कि जो ज्ञान है छात्रों को सर्वसुलभ तरीके से प्राप्त हो जाता है। अब बात करेंगे अनुदेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनुदेशन एक तरह की संकुचित अवधारणा है, ठीक है, जबकि शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है। तो अनुदेशन क्या है, एक संकुचित अवधारणा है और बेसिकली देखा जाए तो ये एक आपके स्कूलिंग का अंग है। ठीक, इसके बाद यह एक दोस्तों कृत्रिम प्रक्रिया है। ठीक, जैसे कि शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जबकि ये आपकी एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक, इसके अलावा अनुदेशन परीक्षा पास करने के योग्य बनाता है। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि अनुदेशन से आप क्या करते हैं दोस्तों कि बेसिकली ज्ञान प्रदान करने की चीजें देते हैं कि भाई किससे आपको ज्ञान मिलेगा, आप इंस्ट्रक्शन देंगे। तो बेसिकली ये बच्चे को परीक्षा पास करने योग्य बनाता है। इंस्ट्रक्शन इनेबल वन टू पास द एग्जामिनेशन। इसके अलावा अनुदेशन में पाठ्यक्रम निश्चित होता है। ठीक, जबकि हम शिक्षा की बात करें तो उसमें आपका पाठ्यक्रम कभी भी निश्चित नहीं होता है। जबकि शिक्षा को अगर आप औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में बांटे तो औपचारिक शिक्षा में तो आपका पाठ्यक्रम फिक्स होगा, लेकिन अनौपचारिक में नहीं होता है। तो अनुदेशन में आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो निश्चित होता है। इसके अलावा अनुदेशन कौन कौन सी विधियों के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि आदि दोस्तों इसमें निश्चित शिक्षण विधियां हैं जिनके माध्यम से अनुदेशन दिया जाता है। तो देयर आर डेफिनेट टीचिंग मेथड्स इन इंस्ट्रक्शन लाइक स्पीच मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिबेट मेथड, इनकी मदद से अनुदेशन दिया जाता है। इसके अलावा जो अनुदेशन है वो केवल औपचारिक संस्थाओं में ही, विशेषकर विद्यालय में प्रदान किया जाता है, जबकि जो शिक्षा है वो अनौपचारिक संस्थाओं में बैठकर प्रदान की जाती है। अनुदेशन में हमेशा जो आपकी अवधि होती है वो निश्चित होती है, जबकि शिक्षा क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद स्कूलिंग की तरह ही इसका भी क्या होता है, एक निश्चित समय होता है। जैसे स्कूल की बात करें तो उसका एक निश्चित अवधि होती है, तो वैसे इसकी भी क्या होती है, एक निश्चित अवधि होती है। इसके बाद अनुदेशन में विशेष रूप से नियुक्त अध्यापक ही कार्य करते हैं। इसके लिए स्पेशल टीचर्स को सेलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वही इसमें कार्य करते हैं। जबकि शिक्षा की हमने दोस्तों बात करी थी तो वहां पर कोई भी किसी को शिक्षा दे सकता है, जैसे कि आपका परिवार से भी आप शिक्षित होते हैं, सबके समाज से भी शिक्षित होते हैं। मैं अनौपचारिक शिक्षा की दोस्तों बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद इसमें अध्यापक का स्थान मुख्य होता है क्योंकि वो अनुदेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अध्यापक का स्थान दोस्तों क्या होगा, इसमें मुख्य होगा, बालक से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक, सो अनुदेशन हमेशा दोस्तों क्या होता है कि आपका टीचर्स सेंटर्ड होता है, विषय केंद्रित आप कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें मूल्यांकन आवश्यक होता है। भाई अनुदेशन की मदद से आपने किसी बच्चे को ज्ञान कितनी सीमा तक दिया उसकी जांच करना भी आवश्यक है, तो इसमें आपको इवैल्यूएशन इज नेसेसरी। एजुकेशन जब आप देते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं, तो उसमें मूल्यांकन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अनुदेशन के टाइम पे मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। अब फॉर्मल एजुकेशन में तो किए जाते हैं प्रमाण पत्र, लेकिन इनफॉर्मल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें प्रदान किया गया ज्ञान अस्थायी होता है। ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें केवल परीक्षा की दृष्टि से ही ज्ञान दिया जाता है, तो इसमें जो प्राप्त आपको ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा। अनुदेशन में आदेश द्वारा बच्चे को अनुशासित किया जाता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन द चाइल्ड इज डिसिप्लिन थ्रू ऑर्डर के थ्रू इसमें इसको एक तरह से अनुशासित किया जाता है। अब अनुदेशन में दोस्तों कमियां हैं, कई सारी चीजें हमने दोस्तों पढ़ी। पहले तो हमने इसकी जो इसमें अनुदेशन में जो इसकी आप कह सकते हैं कि जो इसकी कमियां हैं, वैसे कमियां तो नहीं थी, जो इसकी खूबियां और कमियां जो दोनों मिला के जो थी उसके बारे में दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया। ठीक, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अनुदेशन की स्पेशली कमियां क्या है। सबसे पहले दोस्तों जो अनुदेशन है वो केवल बौद्धिक विकास से ही संबंधित है। अनुदेशन के द्वारा दोस्तों केवल और केवल बौद्धिक विकास ही होता है। अब शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो तो सर्वांगीण विकास होता है, तो केवल ये आपके ज्ञानात्मक पक्ष से ही संबंधित है। अनुदेशन का परंपरागत रूप व्यक्ति को जो ज्ञान प्रदान करता है वह केवल थोपा हुआ सैद्धांतिक ज्ञान होता है,
व्यवहारिक जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। आप देख सकते हैं, द नॉलेज दैट इज ट्रेडिशनल फॉर्म of instruction impart to a person is only imposed theoretical knowledge. It has no use in practical life. इसके बाद अनुदेशन द्वारा दिया गया ज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में जो केंद्र बिंदु है वो कौन है दोस्तों, वो आपका बालक है या शिक्षा है, उसको दोस्तों बनाया गया, जबकि अनुदेशन की प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका मुख्य होती है। तो आप समझेंगे कि ये आपके जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है दोस्तों उसके प्रतिकूल है, क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा में जो केंद्र बिंदु है दोस्तों वो कौन होता है, बालक होता है। यहाँ पर दोस्तों एक स्टेप थोड़ा सा मिसिंग है, आप उसको करेक्ट कर लेंगे। तो जो अनुदेशन द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा में जो केंद्र बिंदु कौन है वो बालक है, ठीक, जबकि यहाँ पर अध्यापक को मुख्य भूमिका दी गई है। अब हम दोस्तों बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है प्रतिपादन, यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन। अब इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। तो दोस्तों प्रतिपादन, अब प्रतिपादन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द होता है दोस्तों इंडोक्ट्रिनेशन, जो कि शब्द डॉक्ट्रिन से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। तो इस प्रकार इंडोक्ट्रिनेशन का क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि किसी सिद्धांत विशेष में व्यक्ति का अंधविश्वास उत्पन्न करना, यानी किसी सिद्धांत विशेष में व्यक्ति का अंधविश्वास उत्पन्न करना ही दोस्तों आपका प्रतिपादन कहलाता है। देखिए प्रतिपादन में लॉजिक का कोई स्थान नहीं होता है। यहां पर बालक को अपने जो तर्क है या उसके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको बिल्कुल दरकिनार किया जाता है, उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, विद्यार्थियों में एक तरह से इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप किया जाता है, उसमें तार्किक निर्णय यानी कि रेशनल जजमेंट लेने की पावर को विकसित किया जाता है। लेकिन प्रतिपादन में क्या है कि जो कुछ बताया जाता है उसे बिना सोचे समझे माना जाता है। तो एक तरह से क्या है, ब्रेन वॉशिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क धोने की प्रक्रिया भी इसमें कहते हैं। इसमें बच्चे के जो भी निजी विचार है या उसके जो बिलीव है पहले उनको धोया जाता है और फिर उसके बाद जो रिक्त कर दिए गए मस्तिष्क है उसमें नए विचारों को बिठाने का प्रयास किया जाता है। अब प्रतिपादन दोस्तों क्या है, कई तरह से हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक प्रतिपादन। राजनीतिक प्रतिपादन में क्या होता है कि किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रति आस्था उत्पन्न करने का यत्न किया जाता है इसमें। सो इंडोक्ट्रिनेशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप, जैसे कि पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन, an attempt to made to instill faith in a particular political viewpoint, यानी कि कोई एक राजनीतिक दृष्टिकोण है उसके प्रति आस्था उत्पन्न किया जाए। ऐसी एक होता है धार्मिक प्रतिपादन। धार्मिक प्रतिपादन में क्या है कि बच्चे के मन में किसी धर्म विशेष के प्रति आस्था उत्पन्न करनी है, तो बिना सोचे बिना विचारे किसी सिद्धांत को बस ये बोलना है कि आपने इसको अपनाना है। इसमें आपकी स्वतंत्र विचारधारा या आपके लॉजिक का कोई भी स्थान नहीं है। आप क्या समझते हैं, आपका बिलीव क्या है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया बोलते हैं। इसको हम प्रतिपादन या फिर इंडोक्ट्रिनेशन के नाम से दोस्तों जानते हैं। क्योंकि बच्चे का जो हम बालक की हम बात करते हैं उसका मस्तिष्क हमेशा क्या होता है दोस्तों, कोरी स्लेट की तरह होता है। उस पर जो भी कुछ लिखा जाएगा वो वैसा ही विचार बैठा लेगा, ठीक। तो यहां पर एक तरह से जो इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस है उसको ब्रेन वॉशिंग की प्रोसेस भी बोला जाता है। अब बात करेंगे किशोरावस्था में प्रतिपादन सबसे अधिक दोस्तों क्या होता है, प्रभावशाली समय होता है। यानी कि किशोरावस्था के समय पर जो ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया होती है वो ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करती है। सो यहां पर दोस्तों लिखा है कि बच्चों का मस्तिष्क एक साफ स्लेट होता है जिस पर कुछ भी लिखा जाता है, तो कोमल मस्तिष्क पे कोई भी विचार कैसा भी बिठा दे तो उनके सोचने का ढंग वैसा ही बन जाएगा। यदि एक बार में उसके संस्कार विनाशकारी बन गए तो उनको उम्र भर मिटाया नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका इंडोक्ट्रिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अब बात करेंगे कि जो इंडोक्ट्रिनेशन है इसमें क्या इसकी खूबियां हैं, ठीक, और क्या इसकी कमियां हैं, दोनों एक संग, यानी कि एक तरह से इसकी क्वालिटी के बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले प्रतिपादन का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो सीमित होता है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा में केवल औपचारिक शिक्षा ही आती है। इसमें
औपचारिक अनौपचारिक किस तरह की शिक्षा नहीं आती है, इसमें केवल और केवल आपकी औपचारिक शिक्षा ही आती है। ठीक, इसके बाद इसमें भावात्मक पक्ष से दोस्तों इसका संबंध होता है, क्योंकि प्रतिपादन एक्चुअली क्या है दोस्तों, वह है मस्तिष्क को धोना, तो ये आपके भावात्मक पक्ष से ज्यादा संबंधित है। इसके बाद प्रतिपादन हमेशा क्या होता है दोस्तों, ज्ञान केंद्रित होता है, क्योंकि प्रतिपादन में अध्यापक का जो ध्यान है वो विचारों की ओर को ज्यादा रहता है, उसके बिलीव्स क्या है, और विचारों और जो विश्वास हैं इनको ही मुख्य दोस्तों इसमें स्थान दिया जाता है, इसमें छात्रों को मुख्य स्थान नहीं है। इसके अलावा प्रतिपादन की जो प्रभावशाली अवधि है वो किशोरावस्था में जो प्रतिपादन है वो अधिक तरीके से काम करता है। इसके अलावा प्रतिपादन कम बुद्धि वाले व्यक्तियों पर अधिक सफल होता है। ठीक, क्योंकि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान है। इसके अलावा प्रतिपादन में अंधविश्वास पर अधिक जोर होता है, इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है। प्रतिपादन का प्रभाव जीवन के केवल राजनीतिक तथा धार्मिक पक्ष पर अधिक होता है। प्रतिपादन का प्रभाव जीवन के केवल राजनीतिक और धार्मिक पक्ष पर ज्यादा अधिक होता है, जबकि शिक्षा का क्या होता है प्रभाव, व्यक्ति के व्यवहार के हर पहलू पर होता है। ठीक, इस तरह से आप प्रतिपादन को समझ सकते हैं। प्रतिपादन में भाषण विधि का सबसे अधिक स्थान है, भाषण के से ही आप क्या करते हैं, ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया करते हैं, आप ज्यादातर लेक्चर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रतिपादन में सबसे पहले निर्धारित ज्ञान को बताकर बच्चे को अनुशासित किया जाता है। समझ रहे हैं ना कि प्रतिपादन में जो पहले से निर्धारित, जो पूर्व से निर्धारित चीजें हैं उसको बच्चे को बताना है और उसके द्वारा फिर उसको डिसिप्लिन में लाना है। ठीक, प्रतिपादन में अधिक आवश्यकताएं महत्वाकांक्षाओं में है जब बच्चा परिपक्व अवस्था में नहीं होता है, तो यहाँ पर जो महत्वाकांक्षाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो यहाँ पर अधिक आवश्यकता महत्वाकांक्षाओं में है और जब बच्चा परिपक्व अवस्था में नहीं होता है। तो बेसिकली प्रतिपादन की दोस्तों ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं या इंपॉर्टेंट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों प्रशिक्षण के बारे में। ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मुख्य ध्येय यानी कि इसका जो मेन गोल होता है वो है आदतों का निर्माण करना, यानी कि द मेन गोल ऑफ ट्रेनिंग इज टू फॉर्म हैबिट्स। आपको हैबिट बनानी है या आदतों का निर्माण करना है। जब बालकों को अगर हमें कोई अच्छी आदतें डालनी है तो उसके लिए क्या है, या उनको अच्छे जीवन के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए हमें किसी कार्य को बार बार उन्हें सिखाना पड़ेगा, और जब उसको बार बार किया जाएगा तो उसका उनको अभ्यास हो जाएगा और उस कार्य को करने के लिए जो अपेक्षित कौशल है वो हमारे अंदर विकसित हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रशिक्षण बोलेंगे। ठीक, तो बेसिकली क्या है, प्रशिक्षण का क्या है कि कोई भी एक वर्क है, जब आप उसको लगातार रिपीटेडली कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस आप दोस्तों कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल होती है वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, और उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, यानी कि प्रशिक्षण बोलते हैं। ठीक, तो प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, बच्चों को निजी कौशल में दक्ष या फिर निपुण बनाना, यानी कि ट्रेनिंग मीन्स मेकिंग चिल्ड्रन प्रोफिशिएंट और प्रोफिशिएंट इन पर्सनल स्किल। तो किसी भी निजी कौशल में उसको दक्ष या फिर निपुण बनाने की प्रक्रिया ही दोस्तों आपकी क्या है, प्रशिक्षण है। जैसा आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है, अगर उसका लेख अगर सुंदर नहीं है तो बार बार अगर उसको लिखने की का प्रयास करवाया जाए तो उसका लेख सुंदर हो सकता है, और उसकी लेखन जो गति है वो भी बढ़ सकती है। तो उसमें आवश्यक लेखन कौशल का विकास हो गया। तो किसके द्वारा हुआ दोस्तों, प्रशिक्षण के द्वारा हुआ। ठीक, तो आपने इस तरह से इसको समझना है। ठीक, इसके बाद ऐसे ही प्रशिक्षण में जैसे भाषा शिक्षण है, तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य 4 भाषाई कौशल जैसे कि बच्चे में श्रवण, भाषण, पठन और लेखन का विकास करना होता है, तो जिनका विकास प्रशिक्षण के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा का संबंध भी प्रशिक्षण के संग ही होता है। अब प्रशिक्षण से केवल एक ही कौशल का विकास नहीं होता दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इसके संबंध में अन्य जो इससे रिलेटेड चीजें हैं उनका भी दोस्तों इसमें विकास होता है। अच्छी आदतों का निर्माण करना ही आपका क्या है, एक तरह से प्रशिक्षण का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो कभी कभार क्या होता है कि जब आप किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उसके संग संग दोस्तों आपको उससे संबंधित अन्य चीजों का भी क्या होता है, डेवलपमेंट अधिक होता है। ठीक, तो यहां पर आपने समझना है
कि जो प्रशिक्षण है उसका अर्थ क्या है। अब इसके बाद बात करेंगे प्रशिक्षण के बारे में। तो प्रशिक्षण भी क्या है दोस्तों, एक संकुचित अवधारणा है। शिक्षा के संदर्भ की हम बात करें तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, एक संकुचित अवधारणा है। ये कोई आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, वो भी कुशलतापूर्वक करना चाहते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए, जो कुशलतापूर्वक करने के लिए जिस योग्यता के विकास की आवश्यकता होगी, उसके विकास को, उसको विकसित करने तक ही दोस्तों ये सीमित है, ठीक। तो बेसिकली ये एक आपकी क्या है, संकुचित अवधारणा, यानी कि किसी कौशल के विकास तक ही ये सीमित है। इसके बाद प्रशिक्षण औपचारिक और व्यक्तिगत होता है। प्रशिक्षण औपचारिक तो है और साथ साथ पर्सनल भी है। तो आप समझ लीजिए कि ये औपचारिक होगा और साथ साथ पर्सनल होगा, यानी कि इंडिविजुअल होगा। इसके बाद प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति में विशेष कौशल का विकास करना होता है, जैसे कि हमने दोस्तों पढ़ा। इसमें केवल औपचारिक अथवा विभिन्न कौशलों के विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित प्रशिक्षण संस्थान है। अब जैसे शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में तो क्या होता है कि भाई आपके औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से चलती है, लेकिन अगर आपको विभिन्न स्किल्स का अपने लिए डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपके कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आपके उन कौशलों का विकास किया जाता है। ये तो यानी कि इसमें केवल औपचारिक शिक्षा होती है। इसके अलावा इसमें क्रियात्मक विधियों जैसे प्रदर्शन का प्रयोग होता है। इसमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर किसी कौशल को सिखाते वक्त प्रदर्शन का ज्यादातर इसमें प्रयोग होता है। इसके अलावा जो प्रशिक्षण है वो एक निश्चित और पूर्व निर्धारित इसमें पाठ्यक्रम होता है, कितने समय तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा इसकी जो अवधि है वो भी निश्चित है। इसके अलावा केवल उस कौशल विशेष में प्रशिक्षित व्यक्ति ही प्रशिक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि जो एक पर्टिकुलरली वो जो पर्सन है जो कि उस कौशल में बिल्कुल ट्रेंड होगा, वही यहाँ पर ट्रेनिंग का कार्य यहाँ पर करते हैं, ठीक। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है कि कोई भी शिक्षण का कार्य कर सकता है। इसके बाद प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर उसका मूल्यांकन आवश्यक है, उसका इवैल्यूएशन इज नेसेसरी। इसके बाद प्रशिक्षण में निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, यानी कि यहाँ भी आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। प्रशिक्षण क्षेत्र विशेष को ही प्रभावित करता है। तो बेसिकली आप किसी स्पेसिफिक एरिया में ट्रेनिंग चाहते तो ये उसी को इफेक्ट करेगा। अनुशासन उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष उपयोगी है। तो बेसिकली जो इसका फंक्शनल एस्पेक्ट है वो उससे क्या होता है, इसमें आपका अनुशासन डेवलप्ड होता है। या अनुशासन यहां पर सेल्फ डिसिप्लिन में दोस्तों ज्यादा बल दिया जाता है, ठीक। इसके बाद प्रशिक्षण में आर्थिक पहलू उसका प्रेरणा स्रोत होता है। बेसिकली मतलब कि जो हमारा प्रेरणा स्रोत है वही आपका क्या है, एक तरह से प्रशिक्षण का आर्थिक पहलू है। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ट्रेनिंग। बेसिकली जो हमें मोटिवेट कर रहा है, क्यों हम ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो वही दोस्तों हमारा क्या होता है, इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, ठीक। तो ये है दोस्तों आपका प्रशिक्षण। अब बात करेंगे प्रशिक्षण की कुछ विशेषताओं के बारे में। ये भी कुछ विशेषताएं थी दोस्तों, अभी कुछ और विशेषताएं के बारे में जानेंगे, जैसे कि व्यक्ति में किसी कौशल का विकास करने से दोस्तों संबंधित होती है। इसमें अभ्यास का मुख्य स्थान है, निर्देशन तथा अध्ययन इसमें सहायक है। इसमें क्रिया पक्ष की प्रधानता ज्यादा है बुद्धि के से ज्यादा। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो इंडोक्ट्रिनेशन है वहां पर भावात्मक पक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुदेशन में बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्रिया पक्ष की ज्यादा प्रधानता है। इसका संबंध हमारे व्यवहार और क्रियाओं के बाह्य पक्ष के प्रदर्शन के साथ है, यानी कि इट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑफ अवर बिहेवियर एंड एक्शन, ठीक। इसमें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित होता है। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड फिजिकल सेंसेस। तो ये दोस्तों आपका है प्रशिक्षण का विशेषताएं, यानी कि ट्रेनिंग फीचर्स। तो दोस्तों ये था प्रशिक्षण, शिक्षण और सिद्धांत, यानी कि ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और इन तीनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।